हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल करियर विद अस। तो यार आज की वीडियो में हम यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ गई है 4000 समथिंग, जो 4022 जो वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो डाल दी थी कि कैटेगरी वाइज कितनी आपकी जो मतलब कि वैकेंसीज हैं, कितनी आपकी रिजर्वेशन। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मैसेज किया कि सर आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिए जितने आप हो सकते हैं, जितने आप मॉक टेस्ट लगवा सकते हैं, या फिर आप जितना आप हमें मटीरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आज मैं प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ऐसे ही अगली वाली वीडियो में जाते आएंगे, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे यार पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के साथ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि जो और आने वाली वीडियो है उसमें जो इसके अगले के पार्ट रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स के, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सारी जो डिटेल मिल जाए। इसके साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना कि जिससे आपको टेलीग्राम पे जो भी वीडियो का अपडेट रहता है या कोई और अपडेट रहता है जेकेपी के रिलेटेड, जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड, वो सब आपको मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम पर बात किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि हमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज, जब ओजोन लेयर टूटती है तो या फिर ओजोन लेयर जब टूटती है तो उसकी वजह से क्या होता है। उसका जो आंसर अब होता है इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन, मतलब कि जो यूवी रेडिएशन अर्थ पे वो बढ़ जाती है। और यूवी रेडिएशन क्या करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं, स्किन कैंसर करती हैं। ये सब जो है यूवी रेडिएशन से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। इन्होंने पूछा है जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, जो तारे चमकते हैं, वो किस फिनोमिना की है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, डाइवर्जेंस की, इंटरफेरेंस की, या डिफ्रैक्शन की। इसका जो आंसर आ जाता है वो आपका डी पार्ट आएगा, रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब एक लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी या डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, तो वो बेंड करती है लाइट, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि एक प्लेन मिरर है या कोई भी एक मिरर है जिससे लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, मतलब कि एक कहीं सेम पाथ में चली जाती है या अलग अलग एंगल से जो रिफ्लेक्ट कर जाती है लाइट, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। एक्चुअली मैं इसलिए हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिर्फ यही नहीं है कि यही जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी के रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यही सिलेबस आपका रहेगा जो थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि जेके एसएसबी के द्वारा इस बार पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वो पूरा ये डिटेल में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, उनके जो बाकी के आप देखते होंगे क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पूरा एक सिलेबस के ऊपर अलग से डिस्कस कर लेंगे। और इंटरफेरेंस होता है कि जब एक स्क्रीन है और किसी एक सोर्स से लाइट आ रही है, वहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट होता है कि एक जो कोई ऑब्स्टैकल आ गया लाइट के बीच में, उसकी वजह से लाइट बेंड होगी, उसको कहते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, डैश इज़ यूज्ड इन द थर्मल प्लांट। इनमें से क्या जो है थर्मल प्लांट्स में यूज़ होता है, यूरेनियम, फॉसिल फ्यूल, एयर या थोरियम। इसका जो आंसर आ जाता है वो आपका सी पार्ट आ जाएगा, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं किसके लिए, हीट जनरेट करने के लिए। हीट जनरेट किसके लिए होती है, जो वाटर होता है उसको इवेपोरेट करने के लिए, उसको बॉयल करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए। और हीट जनरेट किसके लिए होती है, जो आपका वाटर रहता है उसको स्टीम में, यानी कि उसके जो वेपर्स बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश कॉजेज द राइज ऑफ द सी वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब हाई टाइड होती है, यानी कि जब लहरें बड़ी होती हैं, तो उनमें से किस चीज़ का ग्रेविटेशनल पुल जो सबसे ज़्यादा मतलब किसकी वजह से होता है। इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा मून। मून की जब जो ग्रेविटेशनल पुल जब बढ़ता है तो उसकी वजह से हाई टाइड आती है, जो मतलब बड़ी बड़ी लहरें जब आती हैं समुद्र में, वो किसकी वजह से आती हैं, जो इसके मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। वट आर द प्रॉब्लम कास्ड बाय द फॉरेस्ट फायर। जब फॉरेस्ट फायर होती है, यानी कि जंगल में ऐसे किसी गलती के कारण ऐसे आग लग जाती है फॉरेस्ट फायर, तो उसे क्या क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिग्रेडेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया, ये सब कुछ होता है। तो इसका आंसर जो आपका डी पार्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है, गर्मी बढ़ती है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है जब, यानी कि जब फॉरेस्ट फायर होती है, जब उसमें से कोई गैसेज निकलती हैं, उसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता है। और डिग्रेडेशन ऑफ जो आसपास के एरिया रहते हैं, जो मतलब कि आसपास गांव रहते हैं या कुछ कैचमेंट एरिया रहते हैं, उनमें भी जो है मतलब कि हार्म होता है। तो इसका आंसर जो आपका डी पार्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड कॉज, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, जो वो क्या कॉज करती है, व्हाइट हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, रेड हाउस इफेक्ट या ब्लैक आउट इफेक्ट। जो कार्बन जो डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, बी पार्ट इसका आंसर रहेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कॉज करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि
आपकी जो लाइट है वो एक बार अंदर ट्रैप तो हो जाएगी, उसके बाद वो बाहर नहीं आ जाएगी, जिसकी वजह से गर्मी का लेवल जो है इंक्रीज़ होता जाएगा, मतलब कि आपकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग वगैरह में भी कभी कभार ये यूज़ किया जाता है। कहीं ऐसे होते हैं जो फार्मिंग की जो बिना मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, उसमें भी एक शेड लगा देते हैं ग्रीन कलर का, अगर आपने देखा होगा। तो लाइट उसके अंदर जब एक बार ट्रैप हो जाती है उसके बाद बाहर नहीं जा पाती, उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो किसकी वजह से मेनली कॉज होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिस्टाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, द कंडीशन इज नोन एज। जो क्रिस्टाइन लेंस है मतलब कि जब ओल्ड एज में वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, कैटरैक्ट। जो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, कैटरैक्ट कहा जाता है। ए पार्ट इसका आपका सही आंसर रहने वाला है, 7th का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल्स फास्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा लाइट किस में ट्रैवल फास्ट करती है, एयर में, वाटर में, ऑयल में या पेपर में। जो सबसे ज़्यादा मतलब कि रेयर मीडियम होगा लाइट उसमें ज़्यादा से फास्ट ट्रैवल करेगी, तो सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम इनमें से एयर ही है, तो इसका आपका आंसर ए पार्ट आ जाएगा। एयर में लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है इन चारों में से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में आल्सो भी एक्सप्रेस एज। जो मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी जो ऐसे तो यूनिट जो होती है वो वाट होती है, तो उस वो कोई और टर्म्स में भी एक्सप्रेस हो सकती है, यही इन्होंने पूछा है। तो कौन सी इन्होंने दी है, वाट सेकंड, अम्पेयर हावर, वोल्ट अम्पेयर या किलोवाट हावर। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा। एक तो जो मैंने आपको बताया वाट होती है, और इसका जो एक और मे बी एक्सप्रेस्ड आल्सो एज इन किलोवाट हावर। इसका आंसर डी पार्ट आपका रहने वाला है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, एफ ई इज़ द सिंबल ऑफ। जो एफ ई है वो किसका सिंबल है इन चार में से, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का या सिल्वर का। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, आयरन का। 10th का जो सी पार्ट है वो आंसर आपका रहेगा। एफ ई किसका सिंबल है, आयरन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड। जो वन सेल थिक वेल्स उनको क्या कहते हैं, उनको सी पार्ट जो इसका आंसर है वो आपका रहेगा, कैपिलरीज इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। जो क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसमें जो क्लोरोफिल है वो मतलब कि किसके लिए यूज्ड होता है, ए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए, या ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, क्रिएटिंग मॉइस्चर, या रिडक्शन ऑफ CO2। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इसके लिए जो क्लोरोफिल क्या होता है, यूज़ होता है। इसकी वजह से जो ग्रीन कलर आपका लीव्स में रहता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई थी। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, चार्ल्स डार्विन की तरह जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या दी गई थी। तो बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय। जो बाइल जूस है वो किस बॉडी पार्ट के द्वारा जो सेक्रेट किया जाता है। इसका जो आंसर है वो आपका लीवर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपने कई बार बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे होंगे, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर। तो ये जो लीवर जब बाइल जूस सेक्रेट करता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो जाके गॉल ब्लैडर में आपका जाके स्टोर होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाइल जूस सेक्रेटेड किया जाता है लीवर के द्वारा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है। उसका जो आंसर आपका सिंपली क्या बन जाएगा, गॉल ब्लैडर आपका उसका आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द रिएक्शन इन विच टू कंपोनेंट एक्सचेंज देयर आयंस फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। एक रिएक्शन है जिसमें दो जो कंपोनेंट है वो अपने आयन एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड बना देते हैं। उनका क्या रहेगा आपका, ए रिडॉक्स रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक आयन अपना डिस्प्लेस करता है और दूसरा ले लेता है तो एक कंपाउंड बन जाता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों एक आयन देते हैं और दो नए कंपाउंड बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन कहता है कि दो जो आयन है वो आपस में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना देंगे, उसको क्या कहेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन आपकी कहते हैं। और बच्ची आपका ए पार्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन जो साइमल्टेनियसली होता है एक ही रिएक्शन में, और जो नए कंपाउंड बना के देता है उसको क्या कहते हैं, आपको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चारों मैंने आपको बता दी, ध्यान रख लेना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, दो आयन दो कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक आयन दूसरा एक कंपाउंड एक आयन छोड़ता है या एक एलिमेंट दूसरा आयन छोड़ता है, दूसरा लेता है तो एक नया कंपाउंड बना के दे देता है एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों एलिमेंट जो होते हैं एक एक आयन छोड़ते हैं और दो नए कंपाउंड बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैसेज आर, जो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जो आपकी हाइड्रोजन गैस H2 वो क्या है, कलरलेस है, हैवियर देन एयर है, एसिडिक इन नेचर है या सॉल्युबल इन वाटर है। इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए पार्ट आ जाएगा, कलरलेस हैं दोनों गैसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कॉपर एंड जिंक एलॉय इज आल्सो नॉन है, जो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ए पार्ट आपका ब्रास आपका कहते हैं। एलॉय क्या होता है कि दो मेटल को जब मिक्स करते हैं वो उनसे एक नया कंपाउंड बनाता है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है, तो उसको क्या एलॉय आपका कहते हैं। इसकी जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी इसकी अलग रहती हैं किससे, मेटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी इकोसिस्टम इज एज, इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, ड्राइविंग फोर्स है फॉर एनी इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ द वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो अपने आप ही मतलब कि जो अपने आप ही बिल्कुल से उसका मतलब एक लास्ट एटम तक भी नहीं बचे, वो अपने आप डिग्रेडेट हो जाए तो उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकते, यानी कि वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे और भी काफ़ी ज़्यादा हार्म प्रोवाइड करेंगे, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से इन्होंने पूछा है इन चारों में से कौन से बायोडिग्रेडेबल है, जो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं वो, और दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन्होंने पूछा नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं, ओल्ड क्लॉथ, ब्रोकन फुटवेयर, नहीं ये पूरी तरह से ख़त्म हो सकते हैं। यूज्ड टी बैग्स, पेपर स्ट्रॉ, नहीं पेपर वगैरह, ये सब बिल्कुल मतलब बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन बैग एंड द प्लास्टिक टॉय, इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहता है, यही है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये पूरी तरह से प्लास्टिक आपको पता है कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती, रिसाइकल हो सकती है, फिर यूज़ हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। प्लास्टिक बैग जो आपको पता है कि आजकल जो बैन कर दिए हैं। और नेक्स्ट डी पार्ट है प्लांट्स, वाटर एंड द फॉलन लीव्स, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, पॉलीथीन बैग्स एंड द प्लास्टिक टॉयज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन्स हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम X and Y बेस्ड ऑन द मेंडल लॉ, अ मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिटेड विच कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास दो क्रोमोसोम होते हैं, X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम, और उन्होंने पूछा है कि जो मेल है जब एक लड़का पैदा होता है वो कौन से क्रोमोसोम से, इन पेयरों में से कौन से क्रोमोसोम से पैदा होता है। इतना तो आपको पता है कि एक आदमी के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। और एक जब बच्चा पैदा होता है, जैसे मैंने आपको बताया XY होते हैं और XX होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, अगर ये है कि मेल के जो क्रोमोसोम है ये आ गया आपके फीमेल के क्रोमोसोम, अगर मेल का भी X क्रोमोसोम आता है और फीमेल का भी X क्रोमोसोम आता है तो XX क्रोमोसोम बना, तो ये क्या बना आपकी फीमेल, मतलब कि एक लड़की जो पैदा होगी। उसके बाद अगर मेल का Y क्रोमोसोम आता है और फीमेल का X क्रोमोसोम आता है तो आपका XY क्रोमोसोम बना। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो है मेल पैदा होगा, माने कि बच्चे लड़का जो पैदा होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पेयर इनमें से मतलब कि जब लड़का पैदा होता है। पढ़ते हैं, बोथ X क्रोमोसोम फ्रॉम वन ऑफ इट्स पेरेंट, नहीं, पहली बात तो बोथ एक ही पेरेंट से नहीं आते, दोनों एक एक पेरेंट से आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। तो उसके बाद बोथ क्रोमोसोम, ये तो हो ही नहीं सकता, बोथ वाला पार्ट तो आप देखें ही ना। कॉम्बिनेशन ऑफ द X क्रोमोसोम फ्रॉम ईदर ऑफ दिस पेरेंट्स, नहीं, ये तो होगा कंडीशन जब फीमेल जो पैदा होगी, जब लड़की पैदा होगी। ये है जो लास्ट आपका बचा, यही है कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम फ्रॉम ईदर ऑफ द पेरेंट्स। एक क्रोमोसोम X जो फीमेल से आएगा और Y क्रोमोसोम जब मेल से आएगा तो आपका मेल पैदा होगा, इनहेरिटेड ऑफ द मेल ऑफस्प्रिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द वुमेन एथलीट हैव नेवर वॉन एन ओलंपिक मेडल, इनमें से कौन सी जो वुमेन है जिन्होंने आज तक ओलंपिक मेडल नहीं जीता। इसका जो आंसर आ जाता है वो आपका ए पार्ट आ जाता है, दीपा कर्माकर, इन्होंने जो है कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता। और जैसे आपको बता दूं कि दीपा कर्माकर जो एथलीट है, एथलेटिक की है, तो इन्होंने आज तक एक भी जो है मतलब कि मेडल नहीं जीता किसमें, ओलंपिक्स में। मैरी कॉम का पता है कि बॉक्सिंग में है, मैरी कॉम आपकी बॉक्सिंग में है। मैरी कॉम का जैसे मैंने आपको बता दिया ये तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ये जो दो बाकी बची मीराबाई चानू करनाम मलेश्वरी, ये दोनों किसके साथ रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग के साथ आपकी रिलेटेड है। क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने
एथलीट का नाम दे दिया है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि ये इस चीज़ के साथ रिलेटेड है, बताओ इसका स्पोर्ट्स क्या है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए मैंने आपको चारों के बता दिए जो ऑप्शन में थे। नहीं तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं लेके आ जाऊँगा, किस जो एथलीट है या कोई जो स्पोर्ट्समैन है वो किस गेम के साथ आपका रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ दीज स्टेट्स हैव नेवर बीन रूल्ड बाय अ वुमेन। इनमें से कौन सी स्टेट है जो आज तक वुमेन चीफ मिनिस्टर के द्वारा रूल नहीं गई, नहीं सॉरी, इसमें ये पूछा कि विच ऑफ स्टेट हैव बीन रूल्ड बाय अ वुमेन चीफ मिनिस्टर। कौन सी स्टेट है जो वुमेन चीफ मिनिस्टर के द्वारा रूल्ड करी गई है। इसका जो आंसर आता है वो आपका बिहार आता है। बिहार जो है वो वुमेन चीफ मिनिस्टर के द्वारा रूल्ड करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिंदी ट्रांसलेट नॉवल वॉन द बुक प्राइज रिसेंटली। कौन सी जो हिंदी ट्रांसलेटेड नॉवल है जिन्होंने अभी इंटरनेशनल बुक प्राइज जीता था। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, गुडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हु अमंग दीज इज नॉट अ यूनियन मिनिस्टर। 24th क्वेश्चन एक्चुअली, एट प्रेजेंट हु अमंग दीज इज नॉट अ यूनियन मिनिस्टर। इनमें से कौन जो यूनियन मिनिस्टर इस समय नहीं है। इसका जो है बी पार्ट आपका आंसर आ जाता है, हरसिमरत कौर बादल सॉरी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन म्यूजिशियन शिव कुमार शर्मा डाइड रिसेंटली, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही मास्टर्ड। मतलब कि जो शिव कुमार शर्मा थे जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई, वो किस इंस्ट्रूमेंट के मास्टर थे, किस इंस्ट्रूमेंट को वो बजाते थे। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, संतूर वो बजाते थे, संतूर के वो मास्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट आर नॉट टच्ड बाय अ सी। कौन सी इनमें से इंडियन स्टेट है जो टच नहीं करी जाती सी के द्वारा। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहेगा, तेलंगाना। क्योंकि मैप अगर आप देखें, अगर आपको मैप की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, आपको पता है तेलंगाना यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ है, तो इसका जो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, मतलब कि कोई भी इसका पार्ट सी के साथ टच नहीं होता। उड़ीसा आपको पता है कि इस साइड है तो वो भी वाटर लेवल के साथ टच हो जाती है। कर्नाटका यहाँ पर है, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा यहाँ से टच होता है, तो इसलिए आपका जो एक ही बचता है तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो किसी तरह से भी किसी साइड से भी जो टच नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, चरनबौली न्यूक्लियर प्लांट इन विच कंट्री। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है चरनबौली, ये कौन सी कंट्री में है। इसका जो आंसर है वो आपका यूक्रेन रहेगा। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ज़्यादा लंबी वीडियो ना लाएं, ये क्वेश्चन सॉल्विंग ही। ये देखिए, ये पूरा भी क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है, जो बाकी का क्वेश्चन पेपर है आपका आने वाली वीडियो में मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। और इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर का, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको जाना है सिंपली वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लेना, आप खुद भी ये सॉल्व कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आज ये वीडियो आ जाएगी, जैसे आज ये वीडियो अपलोड हुई इसके अगले दिन मैं एक डेली की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, और एक दो वीडियो में आने वाली 2 वीडियो में इसको पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद एक और 2-3 मेरे पास जो पुराने पेपर पड़े हैं JK SSB के, JK SSB बोल रहा हूँ मैं, JKP कांस्टेबल के, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद नया पे जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और जो आपका इस बार आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी दे रखी है, तो उसके बारे में भी मतलब थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आने वाली वीडियो में ले आऊँगा। तो अगर आप यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपकी आने वाली वीडियो की मिस ना हो। और कोई भी जो अपडेट रहता है JKP के रिलेटेड या JK SSB के रिलेटेड, कोई भी जो अपडेट रहता है वो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।